आज की जो कक्षा है, आज की कक्षा में हम आपराधिक अत्याचार का जो अपराध है उस आपराधिक अत्याचार के अपराध को पढ़ेंगे कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है और आपराधिक अत्याचार की आवश्यक तत्व क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है और इसके प्रकार क्या क्या हैं कि आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत कोई जो क्या चीज़ आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत आएगी। तो आपराधिक अत्याचार की जो परिभाषा है धारा 441 के अंतर्गत दी गई है। आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत है कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, यानी कि पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति का है, इस आशय से प्रवेश करे, यानी कि उसका आशय होना जरूरी है। इस आशय से वह प्रवेश करे कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या उसको क्षुब्ध करे, यानी कि उसको परेशान करे। इसके अलावा ऐसी संपत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके विधि विरुद्ध आशय से इस प्रकार से बना हुआ रहता है कि वह उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में कोई संपत्ति है अपमानित करे, क्षुब्ध करे या अभित्रस्त करे, या उसका आशय इस प्रकार हो कि वह उस संपत्ति पर बना रह करके अपराध करे, तो ऐसा कार्य आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में आएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में ऐसा कार्य आएगा। तो आपराधिक अत्याचार का साधारण जो अर्थ है वो है विधि विरुद्ध रूप से किसी व्यक्ति के कब्जे में दखलंदाजी करना या विधि पूर्वक प्रवेश करके लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से रोकना। एंट्री लीगली की है लेकिन डिटेनिंग का जो पर्पज है, रोकने का जो पर्पज है वह है अपराध करना, अपमानित करना, क्षुब्ध करना, तो वह कार्य भी आपराधिक अत्याचार की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। धारा 441 के अंतर्गत ये जो परिभाषा है वो दे रखी है। अब आपराधिक अत्याचार के प्रकार, तो एक आपराधिक अत्याचार तो साधारण आपराधिक अत्याचार हो गया। दूसरा आपराधिक अत्याचार हो गया गृह अत्याचार, यानी किसी के घर में उसकी परमिशन के बिना प्रवेश करना। तीसरा जो अत्याचार हो गया छिप कर के गृह अत्याचार करना। और चौथा अत्याचार हो गया गृह भेदन करना, हाउस ब्रेकिंग करना। इस प्रकार से चार हमारे जो प्रकार हैं, ये प्रकार आपराधिक अत्याचार के प्रकार जो कि बताए गए हैं कि ये आपराधिक अत्याचार की जो कि एक ही परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें सबसे पहले आता है हमारा गृह अत्याचार। गृह अत्याचार क्या है? गृह अत्याचार का साधारण जो अर्थ होता है कि ऐसा अत्याचार जो गृह में किया गया हो उसको हम कहेंगे गृह अत्याचार। अब गृह की जो परिभाषा है उस परिभाषा में क्या क्या आएगा, तो उसके लिए है जो कोई किसी निर्माण में, तंबू में या जलयान में या मानव निवास के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले किसी स्थान में या किसी उपासना के स्थान में जहाँ पूजा पाठ की जाती हो, या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में जिस जगह का क्लॉक रूम होता है जैसे संपत्ति की अभिरक्षा करने के लिए, तो जहाँ इस प्रकार से उस जगह का उपयोग होता है वह उस जगह में प्रवेश करके या उसमें बना रह करके आपराधिक अत्याचार करेगा। तो ऐसा आपराधिक अत्याचार हमारा गृह अत्याचार की जो परिभाषा है उस गृह अत्याचार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसका जो स्पष्टीकरण है वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसके स्पष्टीकरण में दे रखा है आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग का प्रवेश, किसी भी भाग का प्रवेश यानी कि मुंह, हाथ, पैर, किसी भी भाग का प्रवेश गृह अत्याचार घटित करने के लिए पर्याप्त है। यह गृह अत्याचार की
एक परिभाषा है। लेकिन अब अगर गृह अतिचार के अपराध में हम सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करें, यह भी संभव नहीं है। क्यों? इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, वह किसी व्यक्ति के घर में जाएगी, वह अपना कार्य निष्पादित करेगी, तो क्या वो गृह अतिचार की परिभाषा में आएगा? तो वो गृह अतिचार की परिभाषा में नहीं आएगा। जिसका एक दृष्टांत आपको बताता हूँ। एक उपनिरीक्षक है, ऐसा ही है, और वह बिना वारंट लिए, बिना उसके पास सर्च वारंट है जो जारी होता है CRPC के अंतर्गत, वो सर्च वारंट उसके पास नहीं है। बिना सर्च वारंट लिए वह उसको सूचना मिलती है कि किसी घर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि मादक द्रव्य पदार्थ हैं, और उन मादक द्रव्य पदार्थों को NDPS पदार्थों को बरामद करने के लिए वह परिवार जी के मकान में घुस जाता है पुलिस उपनिरीक्षक, और उसके मकान की तलाशी ले लेता है। लेकिन यह इस प्रकार से उसकी जांच करना, तलाशी लेना आपराधिक अतिचार या गृह अतिचार की परिभाषा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका आशय किसी प्रकार से अपमानित करना, क्षुब्ध करना या किसी अपराध को कारित करना नहीं था। उसका आशय केवल अपराधी को पकड़ना था, और उसने सद्भावनापूर्वक ऐसा कार्य किया। तो इस प्रकार से वह कार्य इसकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो महत्वपूर्ण बात यही है कि आपराधिक जो अतिचार है, उस आपराधिक अतिचार के अंतर्गत हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा विद्वेषपूर्वक आशय उसका हो, और विद्वेषपूर्वक आशय से वह कोई कार्य कर रहा हो। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे प्रच्छन्न गृह अतिचार। प्रच्छन्न गृह अतिचार का मतलब होता है छिपकर के अतिचार, यानी कि टाइप्स ये हो गए। तो प्रच्छन्न गृह अतिचार के अंतर्गत है जो कोई यह पूर्वावधानी यानी कि सावधानी, पूर्व की सावधानी बरतने के पश्चात इस प्रकार का गृह अतिचार करता है, गृह अतिचार को उस भवन के स्वामी से छिपाया जाए। यानी कि वह आपराधिक कार्य करने की जो उसकी योजना है, उस योजना को सक्रिय रूप से वह पूरी करना चाहता है, लेकिन अपने वह संपत्ति पर आने का जो उसका एक आशय था, संपत्ति पर अख्तियार होने का उसका जो आशय था, वह जिस कब्जे के अंतर्गत, किसी व्यक्ति के कब्जे के अंतर्गत जो ज़मीन थी या कोई निवास स्थल था, उस निवास स्थल के अंतर्गत उसका आने का आशय था, वह छपाते हुए वह इस प्रकार से उस निर्माण के तंबू के या जलयान के जो अतिचार का विषय है, वह अतिचारी को, जिसको कि ऐसा कार्य करना है, जिसको उस व्यक्ति को, उस भवन के स्वामी को, उस निर्माण के स्वामी को, उस तंबू या जलयान के स्वामी को, अतिचारी को भगाने का, उसको निवारित करने का, उसको अपवर्जित करने का अधिकार है। उससे छपाने की तैयारी करने के पश्चात जब वह अतिचार करता है, तो ऐसे अतिचार को हम प्रच्छन्न गृह अतिचार कहेंगे। तो एक बार हम इसको परिभाषा को जनरल शब्दों में बढ़ते हैं। यह है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी की भूमि पर अतिचार करे कि वह अतिचार छिपा करके किया जाए, और उस अतिचार को छिपाने वाले अधिकारी को, छिपाने वाले व्यक्ति को यह इस बात की भनक तक नहीं लगे कि कोई व्यक्ति उसकी भूमि पर अतिचार कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वह ऐसे व्यक्ति को जो अतिचारी है, वह उस निवास का, निर्माण का, भवन का, तंबू का, जलयान का जो स्वामी है या जो कब्जाधारी है, वह व्यक्ति उस अतिचारी को भगाने की एक अधिकारिता रखता हो। तो ऐसा जो अतिचार है, यह प्रच्छन्न गृह अतिचार जो कि होगा धारा 443 के अंतर्गत इसमें वह परिभाषित जो कि किया गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो कि है वह है कि इसमें अत्याचारी को बाहर करने का अधिकारी वह व्यक्ति भी होता है जो मकान का कब्जा है इसके पास। भूस्वामी के अलावा उसका जो अभिधारी है, टीनेंट है, क्योंकि भूस्वामी जैसे किसी एक कोई मकान हुआ,
और उस मकान का ऑनर कोई दूसरा है, लेकिन उसका जो वास्तव में जो अभितृति रखता है, टीनेंसी रखता है, जो व्यक्ति टीनेंट है, जो व्यक्ति वर्तमान में उसके पोजीशन में है, ऑनरशिप भले किसी दूसरे व्यक्ति की है, लेकिन जो टीनेंट वर्तमान में है वह टीनेंट भी उस अतिचारी को भगाने का अधिकारिता रखता है। यह ये सेक्शन कहना चाहता है। धारा 444 के अंतर्गत है रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार। तो रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार का मतलब हो गया ऐसा गृह अतिचार जो सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व होता हो। बस ऐसा गृह अतिचार जो सूर्यास्त के तो हो पश्चात और सूर्योदय के हो पूर्व, तो ऐसे अतिचार को हम रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे। ऐसा गृह अतिचार रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार जो कि कहा जाएगा। और रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार का जो इसमें अलग अलग धाराओं के अंतर्गत इसमें दंड दे रखा है, तो इस प्रकार से यह है धारा 456 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट जो कि अभी दे रखा है। अब एक महत्वपूर्ण जो इसमें सेक्शन है, जो लीड है इस जो कि पूरे टॉपिक की, वो है गृह वेदन। तो गृह वेदन क्या कहते हैं, गृह वेदन होता क्या है? तो गृह वेदन का सामान्यतः अर्थ होता है जो व्यक्ति गृह वेदन करता है वह निम्नलिखित अवस्था के अंतर्गत कहा जाएगा कि ऐसा अपराध गृह वेदन की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। यानी कि 6 अवस्थाओं के अंतर्गत किसी मकान में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह गृह वेदन की अवस्था कहलाती है और वह व्यक्ति गृह वेदन के अपराध का दोषी होगा। तो इसका जो बेसिक एलिमेंट है, सबसे पहला है ऐसे व्यक्ति के द्वारा यानी अतिचारी के द्वारा, ट्रेसपासर के द्वारा, अतिचारी के द्वारा ऐसे रास्ते से प्रवेश करना या ऐसे रास्ते से बाहर निकलना जो स्वयं ने उसने उस गृह अतिचार को करने के लिए बनाया हो, यानी कि स्वयं सेल्फ मेड उसका रास्ता हो, जो इन करने का हो या आउट होने का हो, लेकिन उसके द्वारा ही उसको बनाया गया हो। एक्चुअल जो ऑनर है उसके द्वारा ऐसा रास्ता नहीं बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, वह किसी ऐसे रास्ते से भिन्न रास्ते से प्रवेश करता है जो प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं है, यानी कि किसी भी मकान पर पीछे की दीवार अगर है तो पीछे की दीवार पर अस्थायी रूप से सीढ़ियों का निर्माण करके भी मकान की छत पर चढ़ जाता है तो वह व्यक्ति गृह वेदन के अपराध का दोषी माना जाएगा। तीसरी अवस्था, ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है और ऐसे द्वार को, मकान के द्वार को ऐसे साधन के द्वारा खोलता है जो मकान का स्वामी उस साधन के द्वारा उसको नहीं खोलता, यानी कि उस रास्ते को खोलता है जिस रास्ते को मकान का स्वामी नहीं खोलता। उसके पश्चात चौथी अवस्था होती है, किसी मकान पर ताला लगा हुआ है तो उस मकान के ताले को तोड़ करके वह व्यक्ति प्रवेश करता है। पांचवी अवस्था है आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा या हमले के द्वारा धमकी दे करके वह कोई व्यक्ति मकान के अंदर प्रवेश करता है, तो ऐसा प्रवेश करने का अपराध भी इस अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और छठवां है किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है, ऐसे रास्ते से बाहर निकलता है जो जिसके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि ऐसे प्रवेश को या प्रस्थान को रोकने के लिए जो कि बंद किया हुआ है और वह उस व्यक्ति के द्वारा, उस अतिचारी के द्वारा ही वह खोला गया है, यानी कि लॉक लगाया गया है और लॉक लगाने का पर्पज़ है कोई व्यक्ति नहीं आए, लेकिन उस लॉक को खोल करके वह व्यक्ति अंदर आता है तो वह व्यक्ति गृह वेदन के अपराध का धारा 445 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण जो की है वो स्पष्टीकरण दे रखा है, कोई उपग्रह या निर्माण जो ग्रह के साथ अधिभोग में है और भीतर बाहर जाने का कोई रास्ता है उसके अंदर, यानी गैलरी टाइप में अगर कोई रास्ता है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत गृह के अंतर्गत आएगा। और वह व्यक्ति यदि ऐसे रास्ते से होकर भी या ऐसे रास्ते को तोड़ करके भी अगर मकान में अंदर आता है तो वह व्यक्ति गृह वेदन के अपराध का दोषी माना जाएगा। इसके दृष्टांत बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्लियर, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कि यह कि गृह की दीवार में कोई व्यक्ति छेद
बनाता है, छेद बना करके उसमें हाथ डालता है, तो यह गृह भेदन का अपराध माना जाएगा। दूसरी बात, खिड़की से प्रवेश करना गृह भेदन का अपराध होता है। तीसरी बात, बंद द्वार को प्रवेश करके गृह अतिचार करना गृह भेदन का अपराध माना जाएगा। चौथी अवस्था है, गृह के द्वार में जो ऊपर की जो कुंडी है, चटकनी है, उसको उठा करके कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह गृह भेदन के अपराध के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात एक अंतिम दृष्टांत आपको बताता हूँ कि यह अपनी ड्योढ़ी के अंतर्गत यानी कि अपने जीने के अंतर्गत जो कि खड़ा है और यह धक्के से गिरा करके उसमें बलात् प्रवेश करके गृह अतिचार करता है, तो यह भी गृह भेदन के अपराध के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार के 6 तरीकों में से कोई भी तरीका अगर कोई व्यक्ति अपनाता है तो वह गृह भेदन के अपराध का दोषी होगा। तो आज हमने गृह अतिचार और गृह भेदन का अपराध जो कि पढ़ा। गृह भेदन का अपराध 6 तरीकों से होता है। गृह अतिचार का जो अपराध है वो कब्जे के विरुद्ध अपराध है, और कोई व्यक्ति विधिपूर्ण तरीके से प्रवेश करता है लेकिन वह विधि विरुद्ध आशय से रुका रहता है तो भी गृह अतिचार होगा। और यदि उसका आशय ही गलत है और विधि विरुद्ध तरीके से वह उस जमीन पर आता है तो वह भी आपराधिक अतिचार की श्रेणी के अंतर्गत धारा 441 के अंतर्गत जो कि आएगा। अब इसके आगे के सेक्शनों में टाइटल सेक्शन है और इनमें दंड की जो व्यवस्था है वो अलग अलग दे रखी है। तो आज की कक्षा में हम गृह भेदन तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे वाली जो कक्षा होगी उसमें हम कूट रचना को पढ़ेंगे कि कूट रचना क्या होती है, फोर्जरी क्या होती है, फोर्जर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू।